हस्तिनापुर का सिंहासन खाली है और पूरे राज्य का भविष्य एक बहुत ही नाजुक धागे से लटका हुआ है। तो आज हम उतरने वाले हैं महाभारत की उस कहानी में जहां एक प्रतिज्ञा, एक वादा पूरे के पूरे राजवंश को खत्म करने पर तुला है। यही वो सवाल है जो इस कहानी के हर किरदार के मन में चल रहा था। सोचिए जरा, क्या एक इंसान की अपनी प्रतिज्ञा एक पूरे राज्य के भविष्य से बड़ी हो सकती है? यही वो दुविधा थी जिसने हस्तिनापुर की नींव तक हिला दी थी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के एक ऐसे दरबार से जहां मातम पसरा हुआ है। दो जवान राजा चित्रांगद और विचित्रवीर्य अपनी अपनी जान गंवा चुके हैं। सिंहासन खाली पड़ा है और कोई वारिस ना होने की वजह से पूरा राज्य एक अंधेरे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। राजमाता सत्यवती की आंखों में अपने वंश को मिटते देखने का डर साफ नजर आ रहा है और उनके साथ खड़े हैं भीष्म, जो राज्य के सबसे बड़े रक्षक हैं, लेकिन अपनी ही एक प्रतिज्ञा में ऐसे बंधे हैं कि खुद राजा बन नहीं सकते। अब पूरे राज्य की उम्मीदें बस इन दो लोगों पर ही टिकी हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़ आता है। भीष्म, जो राज्य की रीढ़ की हड्डी हैं, अपने ही दो धर्मों के बीच फंस कर रह जाते हैं। एक तरफ है उनकी अपनी व्यक्तिगत कभी न टूटने वाली प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ है राज्य को बचाने की उनकी जिम्मेदारी। अब सत्यवती भीष्म से सीधे सीधे सवाल करती हैं। वो उन्हें याद दिलाती हैं कि उनकी ये जो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा है ना, वो अब उसी राज्य की दुश्मन बन गई है जिसकी रक्षा का वचन उन्होंने सत्यवती के पिता को दिया था। उनका सवाल बिल्कुल सीधा और चुभने वाला था। भीष्म, जब कोई वारिस ही नहीं बचेगा तो तुम रक्षा करोगे किसकी? तो भीष्म एक अजीब से दोराहे पे खड़े थे। एक तरफ थी उनकी अपनी पहचान, उनकी प्रतिज्ञा, उनका सब कुछ, और दूसरी तरफ था राजमाता का आदेश कि सिंहासन को एक वारिस देने के लिए वो अपने भाइयों की विधवाओं से विवाह करें। ये एक ऐसा चुनाव था जहां धर्म और कर्तव्य आपस में बुरी तरह टकरा रहे थे। लेकिन भीष्म का जवाब वो चट्टान की तरह था, बिल्कुल अडिग। वो साफ साफ राजमाता का आदेश ठुकरा देते हैं। उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना मौत को गले लगाने जैसा था। और उनके इस एक नो के साथ ही हस्तिनापुर के भविष्य पर अंधेरा और भी गहरा हो गया। जब ऐसा लगा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब सत्यवती एक ऐसा राज खोलती हैं, एक ऐसा हल निकालती हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सत्यवती भीष्म को एक रहस्यमयी आदेश देती हैं। बस एक नाम, ऋषि व्यास। पर क्यों? आखिर इस एक नाम में ऐसा क्या था कि हस्तिनापुर का पूरा भविष्य उस पर टिक गया? और फिर वो राज खुलता है। ये जो महान ऋषि वेद व्यास हैं, जिन्हें दुनिया पूजती है, वो असल में सत्यवती के ही पहले पुत्र हैं, उनके विवाह से भी पहले जन्मे। इसका मतलब ये हुआ कि वो भीष्म की प्रतिज्ञा से आजाद हैं और वही हस्तिनापुर के वंश को बचाने की आखिरी उम्मीद भी। अब सत्यवती का प्लान बिल्कुल साफ था और उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम था। योजना ये थी कि व्यास दोनों विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ सिंहासन के लिए वारिस पैदा करेंगे। व्यास अपनी मां की बात मानने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि सालों की कठोर तपस्या की वजह से उनका स्वरूप बहुत भयावक हो गया है, जिसे देखकर रानियां डर सकती हैं। पर सत्यवती की जल्दबाजी में की गई जिद आने वाली पीढ़ियों के भाग्य पर एक बहुत गहरा असर डालने वाली थी। व्यास का डर सच साबित हुआ। पहली रानी अंबिका उनके तेज को देखकर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी रानी अंबालिका का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और जब तीसरी बार रानी जाने से मना कर देती है तो उसकी जगह एक दासी को भेज दिया जाता है। व्यास ने तो पहले ही कह दिया था, इन तीनों के डर का असर इनके होने वाले बच्चों पर जरूर पड़ेगा। और जैसा व्यास ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। अंबालिका के पुत्र पांडु कमजोर और पीले पैदा हुए, लेकिन दासी के पुत्र विदुर, वो पूरी तरह से स्वस्थ और असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। तो एक संकट तो टल गया था, लेकिन तीन अलग अलग भाग्यों के बीज बो दिए गए थे। तो अब कई साल बीत जाते हैं। तीनों राजकुमार भीष्म के साये में बड़े होते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी होती है। अब वो वक्त आ गया था जब हस्तिनापुर के लिए एक नया राजा, एक उत्तराधिकारी चुनना था। भीष्म तीनों राजकुमारों को राजसभा में लेकर आते हैं। माहौल बिल्कुल तैयार है। धृतराष्ट्र हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, पांडु हैं, जो एक महान धनुर्धर हैं, और विदुर, जो नीति और ज्ञान में सबसे आगे हैं। सवाल अब एक ही था, सिंहासन पर बैठेगा कौन?
भीष्म, जो हमेशा परंपरा का पालन करते आए थे, वो सबसे बड़े बेटे धृतराष्ट्र का नाम आगे रखते हैं, भले ही वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि उस जमाने में ज्येष्ठ पुत्र का अधिकारी सब कुछ माना जाता था। लेकिन तभी उस भरी सभा में विदुर की बुद्धिमानी से भरी आवाज गूंजती है। वो कोई परंपरा की बात नहीं करते, वो एक बहुत ही सीधा और तार्किक सवाल पूछते हैं। एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, पर जो राजा खुद नहीं देख सकता, वो अपने राज्य की रक्षा कैसे करेगा? उनका तर्क एकदम साफ था, योग्यता जन्म के क्रम से ज्यादा जरूरी है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खुद धृतराष्ट्र विदुर की बात से सहमत हो जाते हैं। वो बहुत विनम्रता से कहते हैं, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो राज्य की रक्षा क्या करेगा? और इतना कहकर वो खुद ही सिंहासन पर अपना दावा छोड़ देते हैं और अपने छोटे भाई पांडु का नाम आगे बढ़ा देते हैं। और बस, धृतराष्ट्र के इस त्याग और विदुर के तर्क के बाद फैसला साफ हो चुका था। छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। सिंहासन उस इंसान को मिला जो राज्य की रक्षा करने में सबसे ज्यादा काबिल था, ना कि उसे जो जन्म के क्रम में पहला था। तो हस्तिनापुर को एक राजा तो मिल गया और लगा कि संकट टल गया है। लेकिन क्या वाकई में, या फिर एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में उन्होंने अनजाने में एक ऐसे महायुद्ध के बीज बो दिए थे जो आने वाली पीढ़ियों को लड़ना पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही महाभारत की पूरी कहानी तय करेगा।